पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्य विधि समझाइए। और यह प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 5 अंक जो है इसमें मिलने वाला है, तो कैसे 5 अंक लेना है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर परिपथ व्यवस्था के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। परिपथ व्यवस्था यदि आप समझ लेते हैं तो यह उत्तर आपको एकदम याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर 2 डायोड D1 लगा है और यहाँ पर D2 लगा हुआ है, और एक लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करेंगे जिसमें 2 डायोड लगा हुआ है। पहला डायोड क्या नाम क्या है, D1 है और D2 है। और ये डायोड में यहाँ पर यह वाला जो देख रहे हैं इसको P संधि बोलते हैं, और ये बीच वाला जो देख रहे हैं रेखा हुआ N संधि है। यह P संधि है और यह N संधि है। P संधि इसका और इसका P संधि, देखेंगे दोनों P संधि जो है यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है द्वितीय कुंडली से, और इसका जो N क्षेत्र है, इसका N क्षेत्र और इसका N क्षेत्र है जो डायोड लगा है, यह लोड प्रतिरोध से, किसे, लोड प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि आपको एक चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करेंगे। क्या लिखेंगे, चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें 2 पीएन संधि डायोड, इसमें पीएन संधि डायोड कौन कौन लगा था, तो D1 था तथा D2 का प्रयोग करते हैं। दोनों संधि डायोड के जो P क्षेत्र है वह सिरों का एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सिरों के A तथा B से संबंधित करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो P क्षेत्र है और यह P क्षेत्र है, A और B जो लगा हुआ है यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक है, द्वितीय कुंडली है, और ये ऊंचाई जो है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली है। तो ये द्वितीय कुंडली से जुड़ा हुआ, कौन जुड़ा है, P क्षेत्र जो है A और B बिंदु देख रहे हैं, यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जबकि जो N क्षेत्र है ये लोड प्रतिरोध से हो करके या लोड प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, इसके मध्य बिंदु तक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि दोनों जो P संधि है सिरे एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के किस कुंडली से जुड़ा हुआ है, तो द्वितीयक के सिरे A तथा B से संबंधित करते हैं, जिसे AC को किस में बदलना रहेगा, DC में बदलना होता है। AC को DC में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उसे ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम से संबंधित करते हैं। और N जो क्षेत्र होता है, याद रखिए जो N क्षेत्र होता है वह परस्पर संयुक्त होकर लोड प्रतिरोध RL के साथ AB के मध्य बिंदु M से संबंधित करते हैं। यहाँ पर AB के मध्य बिंदु जो है, AB के मध्य बिंदु से जो है लोड प्रतिरोध लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर जो लगा है यह AB है, और AB के बीचों बीच बिंदु M बिंदु है, और M बिंदु वाले रेखा में ही जो है लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं यह परिपथ व्यवस्था आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो एक बार इसको और समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। द्वितीय कुंडली में जो है यह P क्षेत्र जुड़ा रहेगा, और जो N क्षेत्र होता है ये लोड प्रतिरोध से होते हुए मध्य बिंदु M पर जुड़ा होता है। तो अब इसमें काम कैसे करता है, जो AC को DC में बदलने का ये कार्य कैसे करेगा, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पहले आधा चक्र के बारे में समझेंगे कि जो AC का मतलब अल्टरनेट करंट का अर्ध चक्र की बात करेंगे। अगर यह A सिरा, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर A सिरा जो है धन विभव हो जाए, A सिरा क्या हो जाए, धन विभव हो जाए, और जो B सिरा है, ध्यान देंगे, A सिरा धन विभव और B सिरा जो है ऋण विभव होता है, तो इस स्थिति में संधि डायोड जो D1 होता है वह जो है D1 अग्र अभिनत होता है, और D2 जो हो जाएगा वह उत्कर्म अभिनत हो जाता है, और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, जिसे लोड प्रतिरोध में धारा किसे जाएगा, R से L की ओर जो है, R से जो लोड प्रतिरोध जो है धारा किसे, P से Q की ओर जाएगा। अब यह जो है उत्कर्म अभिनत कौन है और अग्र अभिनत कौन है, याद रखिएगा, जब A सिरा जो है धन विभव रहेगा और B सिरा जो ऋण विभव रहेगा तो यह उत्कर्म अभिनत रहेगा, तो इसमें धारा का सप्लाई होगा, लेकिन इसमें धारा का सप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि यह उत्कर्म अभिनत हो जाता है। जब इसमें सप्लाई नहीं होगा तो केवल आधा काम करेगा। पहला अगर आधा चक्र बात करते हैं, AC जो अल्टरनेट करंट है यहाँ पर AC जो लगा हुआ है, तो आधा चक्र की बात करेंगे तो अगर यह धन सिरा है और ये ऋण सिरा है तो D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यह A जो है धन के जगह पर ऋण सिरा हो जाए और B जो है धन सिरा हो जाए, तो इस स्थिति में D1 उत्कर्म अभिनत हो जाएगा
जिसमें धारा या प्रवाहित नहीं होगा, अब तब D2 धारा प्रवाहित होने लगेगा। बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहते हैं। A धन रहेगा, B माइनस रहेगा तो D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। लेकिन A माइनस हो जाए और B प्लस हो जाए तो D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। यही जो है आधा चक्र और यह आधा चक्र मिलेगा, तो इसलिए इसको नाम रखा जाता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का मतलब एक बार आधा चक्र और एक बार आधा चक्र, दो चक्र आपको चलना है। तो यहाँ लिखेंगे कार्य विधि, और कार्य विधि के बारे में समझेंगे कार्य विधि क्या लिखना है। और यही कार्य विधि के बारे में आपको बताया गया है। जो AC है, अल्टरनेट करंट है, इसको बोलेंगे AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र मतलब आधा चक्र की बात किया जा रहा है कि सिरा अगर A धन विभव हो जाए और B जो सिरा है वह ऋण विभव हो जाए, मतलब A धन हो गया, B क्या हो गया, ऋण हो गया, तो इस स्थिति में डायोड जो D1 जो है वह अग्र अभिनत होगा और धारा प्रवाहित होने देता है, जबकि D2 जो है उत्कर्म अभिनत हो जाता है तो धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। मतलब D1 धारा बहेगा तो D2 में धारा बहना बंद हो जाता है, जिससे लोड प्रतिरोध किससे होकर धारा बहता है, RL से धारा P से किधर की ओर जाता है, Q को प्रवाहित होती है। तो एक बार और समझ लेते हैं आधा चक्र वाला। जैसे A जो है धन हो गया, B जो है ऋण हो गया, तो यह जो डायोड D1 है काम करेगा, लेकिन D2 काम नहीं करेगा। कब नहीं काम करेगा, अगर A प्लस हो B क्या हो माइनस हो तो D2 काम नहीं करेगा, केवल D1 काम करेगा। अगर A माइनस हो जाए और B जो है धन हो जाए तो D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। अब इसके बारे में समझेंगे आधा चक्र के बारे में। अभी वह जो आधा चक्र पढ़े हैं उसी का अब आधा चक्र हो रहा है। तो कहेंगे यहाँ पर AC मतलब जो है प्रत्यावर्ती धारा का द्वितीय अर्ध चक्र में जब सिरा A, अब देखिए सिरा A आ गया, अब A ऋण विभव, पहले क्या था धन विभव था, अब क्या हो गया ऋण विभव पर, तथा सिरा B धन विभव पर होता है, तो इस स्थिति में डायोड D1 जो हो जाएगा अब उत्कर्म अभिनत हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला जो परिपथ था जो D1 था, अब ये उत्कर्म अभिनत होगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, जबकि D2 जो है डायोड जो है अग्र अभिनत होता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने देता है, जिससे लोड प्रतिरोध RL में पुनः उसी दिशा में P से Q की ओर जो है धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार PN संधि डायोड किसके रूप में काम करेगा, पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। तो पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कार्य का मतलब यह हो गया, इसमें अर्ध चक्र है, आधा चक्र में ध्यान देना है। तो आधा चक्र के बारे में आपको बताया गया कि यदि A धन है तो B माइनस है तो D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। लेकिन अगर A ऋण हो गया और B धन हो गया तो D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। इसलिए ऊपर वाला प्रथम चक्र में आधा कार्य हुआ और द्वितीय में आधा चक्र काम हुआ, तो आधा चक्र और आधा चक्र मिलेगा तो यह पूर्ण कार्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया है इस प्रकार PN संधि डायोड पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं यह परिपथ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पूर्ण दृष्टिकारी का जो है आपको जो है अगर यहाँ पर इसका ग्राफ खींचना चाहें तो यहाँ पर इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। यह पूर्ण दृष्टिकारी का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ से आएगा, यहाँ आधा चक्र था, नीचे आएगा तो यह आपको पूरा चला जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। यह आधा चक्र के जो रूप में था यह पूरा हो जाएगा। इसको कहा जाता है पूर्ण दृष्टिकारी रूप में इसका ग्राफ खींचा गया। क्या हो गया, दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में इसका क्या किया है, ग्राफ खींच दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि PN संधि जो होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। तो पहले आपको यह सीखना है कि A प्लस सिरा और B ऋण सिरा, तो डायोड D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। अगर A जो है ऋण सिरा हो जाए और B जो है धन सिरा हो जाए तो D1 काम करेगा, D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अल्फा परिकिरण का प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इस प्रकार से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर बताना है कि अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग हुआ है इसको संक्षिप्त में आपको बताना है। तो यहाँ पर अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किए थे, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर क्या किए थे, अल्फा कण का बमबारी किए थे। तो क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकला था, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये सोने या चांदी की पतली पन्नी था, उस पतली पन्नी पर अल्फा कण का जब बमबारी किया गया तो देखा गया कि इसमें बहुत से ऐसे अल्फा किरणे गए हैं अपने मार्ग से सीधे आर पार चले गए, सीधे आर पार चले गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये परमाणु का भाग क्या है, खोखला है, खाली है। इसलिए प्रकाश किरणें आए यहाँ पर जो ये किरणें आया है, अल्फा किरणें जो आए हैं, यह जो है सीधे जो है आर पार निकल गए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि परमाणु का भाग क्या है, खोखला है। बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, तिरछा हो गए, विक्षेपित मोड़ में, मतलब विक्षेपित होकर के तिरछा होकर के निकल गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इसके परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है और यह सूक्ष्म भाग बहुत कठोर है और इस सूक्ष्म भाग को जो है धनावेशित भाग
कहा गया। और बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से सीधे क्या हो गए, वापस आ गए और टकराए, टकरा कर कैसे वापस आ गए। तो इससे सिद्ध होता है कि ये परमाणु के जो केंद्र में जो प्लस वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही दृढ़ है, शक्तिशाली है, जिसके वजह से ये किरण को जाने नहीं दिया और इस किरण को क्या कर दिया, वापस भेज दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको तो लिखना होगा। तो किस तरह इसको सेंटेंस बना के लिखेंगे, तो लिखेंगे सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने या चांदी की पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बमबारी किया तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकला। क्या क्या निष्कर्ष निकला, तो देखिए पहला क्या निष्कर्ष निकला है, पहले इसके बारे में समझेंगे। पहला बताया गया कि अधिकांश जो अल्फा किरण होते हैं वह सीधे आर पार चली गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। मतलब सीधे आर पार निकल गए, जो किरण जो आ रहे थे, जो है अल्फा किरण जो आ रहे थे सीधे आर पार निकल गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है खाली है। तो खाली होने की वजह से सीधे आर पार जो है किरण निकल गया। दूसरा क्या निष्कर्ष निकला था कि कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, तिरछा हो गई, टेढ़ा हो गई, विक्षेपित हो गई, जिससे सिद्ध होता है कि जो परमाणु के केंद्र में जो यह सूक्ष्म भाग है, एक सूक्ष्म भाग है जो क्या है, धनावेशित है। धनावेशित होने की वजह से जो है अल्फा किरणें को जाकर के अपने मार्ग से क्या कर दिया, इसको विक्षेपित कर दिया। वो बहुत धनावेशित होने की वजह से जो है विक्षेपित हो गया। और तीसरा जो निष्कर्ष क्या निकला है, बहुत कम अल्फा किरणें, बहुत कम, ऐसा जो है देख सकते हैं ऊपर एक ही किरण जो है बना हुआ है, जो अल्फा किरणें ऐसे गए हैं अपने मार्ग से क्या हो गए हैं, वापस आ गए हैं। तो यहाँ का लिखेंगे बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या गए, वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित है, संपूर्ण द्रव्यमान उसके अंदर है और धनावेश निहित होता है। बहुत कम अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या गए, वापस लौट आए, वहां पे गए, टकराए, लेकिन वापस इसलिए आ गए कि वह बहुत कठोर है, सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्मतम बहुत छोटा भाग है, जिसको फर्मी से नापा जाता है, अत्यंत छोटा है। और उसको जो नाभिक को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फर्मी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है और यह परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश क्या होता है, निहित होता है उसके अंदर। तो समझ में आ गया होगा कि बहुत अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से सीधे आर पार निकल गए, जिससे सिद्ध हुआ परमाणु का भाग क्या है, खोखला है। बहुत से ऐसे अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, जिससे सिद्ध हुआ कि परमाणु के केंद्र में वह सूक्ष्मतम जो भाग है वह बहुत धनावेशित है। इसके वजह से जो है किरण गया उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। बहुत कम अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या गए, वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्मतम भाग अत्यंत दृढ़ होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको बताना है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्य विधि को समझाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब अनियोय प्रेरण का मतलब क्या होता है, तो अनियोय प्रेरण में इसमें दो कुंडली लगी होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली लगा होता है और एक द्वितीय कुंडली लगा होता है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा भेजा जाता है तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाना है और उसकी कार्यविधि को समझाना है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में पहले समझेंगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब होता क्या है। तो ऊंचाई एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई होता है, एक अपचाई होता है। तो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें दो कुंडली लगा होता है, एक प्राथमिक कुंडली लगा होता है, एक द्वितीय कुंडली लगा होता है। जो प्राथमिक कुंडली होता है उसमें फेरों की जो संख्या है, यहाँ पर देखिए फेरों की संख्या बना हुआ है 1 2 3 4 4 बनाए आप, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज्यादा फेरा है। तो इसमें फेरों की संख्या कम है और इसमें फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर के जो प्राथमिक कुंडली होती है, तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की जो संख्या होती है वह कम होती है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय
कुंडली में जो फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का ये चित्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें बताया गया है कि प्राथमिक कुंडली को निवेश बोला जाता है और द्वितीय कुंडली को निर्गत बोला जाता है। और ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इसमें कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। और ये कैसे कार्य करता है, अब इसकी कार्य विधि के बारे में समझेंगे कि कार्य कैसे वह किया जाता है। जब ये प्राथमिक कुंडली, अब ये प्राथमिक कुंडली है, जब ये प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसमें धारा परिवर्तन करेंगे तो इसमें द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगता है। इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण घटना कहा जाता है। तो यहाँ पर कार्य विधि को लिख लेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है, धारा परिवर्तन मतलब इसमें धारा को भेजा जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, इसमें जब धारा परिवर्तन करेंगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा जो है उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। तो ये कार्य विधि समझ में आ गया होगा कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रथम कुंडली में धारा को भेजा जाता है तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा उस कुंडली में जो है धारा बहने लगता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। तो कार्य विधि समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। अब देखिए, यहाँ पर समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहली जो शर्त दिया गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए, प्लेटों के क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, प्लेटों के बीच पारा वैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर जो समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसके धारिता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य 3 है। तो जो पहला कारक यहाँ पर पूछा गया है, प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो पहला कारक है, जो धारिता होता है प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी दुगुना कर दिया गया तो दूरी जब दुगुना होगा तो 1/2, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2, दूरी दुगुना हो गया 2 लिखेंगे, तो जब 2 लिखेंगे तो 2 को क्या पढ़ेंगे, अब 1/2 पढ़ेंगे, तो जब 1/2 को क्या बोला जाएगा, आधा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच दूरी दोगुना करने पर संधारित्र की जो धारिता है पहले से क्या हो जाएगा, आधी हो जाता है। आधी मतलब आधा हो जाएगा। कैसे आधा होगा, क्योंकि डी का मान 2 रखेंगे और यहाँ पे सूत्र क्या इसका है, सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d होता है और डी का मान यहाँ बटा में है और यहाँ डी का मान अगर 2 रखेंगे तो वह बन जाएगा 1/2 बन जाएगा और 1/2 को क्या बोला जाता है, आधा बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी दुगुना करने पर संधारित्र की धारिता पहले से क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस सूत्र से आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी दुगुना करेंगे तो संधारित्र की धारिता आधा हो जाएगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि वह 1/2 बनेगा और 1/2 को आधा कहा जाता है। और दूसरा जो सूत्र होता है, संधारित्र की धारिता जो होता है वह क्षेत्रफल के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। तो अगर ये दुगुना होगा तो भी दुगुना होगा, ये आधा होगा तो भी आधा होगा, क्योंकि ये अनकर्मानुपाती है। ये पहले ऊपर क्या था, ये व्युत्क्रमानुपाती था, ये अनकर्मानुपाती है। तो प्लेटों के बीच की दूरी आधा करने पर, अब यहाँ आधा करेंगे तो संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि 1/2 रखेंगे, एक की जगह पे 1/2, तो सी का मान भी 1/2 ही होगा, क्योंकि यह क्या है, अनकर्मानुपाती कहिए या समानुपाती कहिए, ठीक ना। तो सी अनकर्मानुपाती यह है कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करते हैं तो संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं 2 कारक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका तीसरा कारक क्या है। तो तीसरा जो कारक है, सी अनकर्मानुपाती के, यहाँ पारा वैद्युतांक पदार्थ है, यदि प्लेटों के बीच पारा वैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए तो क्या होगा। तो सी अनकर्मानुपाती के है, मतलब अगर पारा वैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो धारिता का भी मान बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अनकर्मानुपाती है। अनकर्मानुपाती में मान क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो यह घटेगा। तो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच पारा वैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो संधारित्र की जो धारिता होता है वह के गुना बढ़ जाएगा। अगर यहाँ के का मान भरेंगे तो के अगर भरेंगे
करेंगे तो k गुना होगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए k का मान 2 गुना है तो c का मान भी 2 गुना होगा। k का मान 3 गुना है तो यहाँ पर c का मान 3 गुना हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्लेटों के बीच पारा वैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता कितना गुना हो जाए, k गुना बढ़ जाएगा। अगर k का मान 2 गुना भरते हैं तो संधारित्र की धारिता 2 गुना हो जाएगा। अगर k का मान 3 गुना भरते हैं तो संधारित्र की धारिता 3 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों कारक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है। व्यतिकरण के आवश्यक शर्तें लिखिए। अब प्रकाश का व्यतिकरण की आपको परिभाषा पूछा गया है और विवर्तन का परिभाषा पूछा गया है और व्यतिकरण के आवश्यक जो है शर्तें भी आपको लिखना है। इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण जो है आपको हेडिंग नोट करेंगे और उसका परिभाषा को समझेंगे। बहुत आसान परिभाषा है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है। अब ध्यान दीजिएगा, समान माध्यम में है और समान आवृत्ति के 2 तरंग है और 2 तरंग एक ही दिशा में अगर चलता है तो कुछ बिंदुओं पर, अगर उसकी कुछ बिंदुओं पर प्रगामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता कम हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर शून्य हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण की परिभाषा बहुत आसान है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो कुछ बिंदुओं पर प्रगामी तरंग की तीव्रता अधिक होती है तथा कुछ बिंदुओं पर कम होती हैं तथा कुछ बिंदुओं पर क्या होती हैं, शून्य होती हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण की परिभाषा को 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। बहुत आसान परिभाषा है। अब यहाँ पर प्रकाश का विवर्तन समझेंगे कि प्रकाश का विवर्तन का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर कोई एक अवरोध लगा दिया गया है रोकने वाला और यहाँ पर भी एक अवरोध लगा दिया गया है रोकने वाला प्रकाश। अगर यहाँ से टार्च को जलाते हैं तो ये प्रकाश किरणें जब आएगा तो इधर से आपको निकल जाएगा, नीचे की तरफ निकल जाएगा, ऊपर आपको प्रकाश किरणें नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे क्या लगा हुआ है, अवरोध लगा है। और यहाँ पर जो चमकीला प्रकाश होगा और ऊपर छाया हो जाएगा, यहाँ पर छाया होगा। तो इसकी परिभाषा अगर कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध या छिद्र तीक्ष्ण किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मोड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है देखेंगे, यहीं तक आपको लगा है, यहाँ तक जो है अवरोध लगाया गया, बीच में अवरोध नहीं लगा गया, ये थोड़ा सा जो है गलती हो गया था। तो याद रखिएगा अवरोध जो है यहीं तक लगा है और यहाँ तक अवरोध नीचे लगा है। ये प्रकाश किने जाएगा तो ये अवरोध से होते हुए निकल जाए, क्योंकि ये स्थान पूरा क्या है, खाली है। तो ये प्रकाश किने जाएगा तो ये आपका मुड़ करके प्रकाश जाएगा और कौन क्षेत्र बनेगा, चमकीला क्षेत्र। तो क्या बनेगा, प्रकाश तरंगों का किसी अवरोध या छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से टकराकर अपने मार्ग से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का विवर्तन की परिभाषा क्या है। अब व्यतिकरण के जो है आवश्यक शर्त क्या है, व्यतिकरण के आवश्यक शर्त को समझ लेते हैं कि इसमें आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए। तो पहला आवश्यक शर्त क्या होता है, दोनों स्रोतों की जो आयाम होता है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। व्यतिकरण के जो 2 स्रोत हैं उसमें जो आयाम होते हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों स्रोतों की जो तरंग दैर्ध्य है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। और तीसरा जो इसका जो है आवश्यक शर्त जो है, दोनों स्रोतों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। तो पहला स्रोत क्या है, दोनों स्रोतों का आयाम आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों स्रोतों की तरंग दैर्ध्य आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों स्रोतों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये 3 शर्त जो है आपको बताया गया, तीनों शर्त बहुत ही क्या है, आसान है। दोनों स्रोत का आयाम बराबर, दोनों स्रोतों का तरंगदैर्ध्य बराबर, दोनों स्रोतों का आवृत्ति बराबर होना चाहिए। तो व्यतिकरण के कितने आवश्यक शर्त हैं, तो व्यतिकरण के यहाँ पर 3 आवश्यक शर्त को बताया गया। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे, सवाल बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि आपको कठिन लग रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पहले लंबाई का अनुपात दिया गया L1 L2 L3, मतलब पहला लंबाई, दूसरा लंबाई, तीसरा लंबाई का अनुपात क्या है,
3 समंदे 2 समंदे 1 है, तो 3 समंदे 2 समंदे 1 हो जाएगा। और द्रव्यमानों का अनुपात m1 m2 m3 का अनुपात क्या दिया गया, 1 समंदे 2 समंदे 3 है, तो 1 समंदे 2 समंदे 3 है। और प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब R1 समंदे R2 समंदे R3 प्रश्नवाचक चिन्ह है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो L बटा A। अब यहाँ A नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐसा काम करना है कि द्रव्यमान बनना चाहिए। लंबाई तो बन चुका है लेकिन यहाँ द्रव्यमान होना चाहिए। तो जब तक यहाँ द्रव्यमान नहीं बनेगा तब तक आपका क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे और आंसर नहीं आएगा। तो द्रव्यमान लाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। अब इसको लंबाई जो क्षेत्रफल है, अब इसको पहले हम लोग आयतन में बदलेंगे, और आयतन जब बदल जाएगा तब यहाँ पर जो बदलेंगे तो द्रव्यमान के पदों में बदलेंगे। तो यहाँ पर आयतन कैसे आएगा, देखिए क्षेत्रफल है, अगर हम इसको आयतन बनाना है तो लंबाई से गुणा कर दें तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई किसका सूत्र है, तो आयतन का सूत्र बन जाएगा। तो अगला लाइन जो बनेगा R बराबर रो L था और A था, और यल से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अंश और हर में जो है यल से गुणा कर लिया। अब क्यों यल से ऊपर नीचे गुणा किया गया, अभी अगर ये यल से नहीं गुणा करेंगे तो यल से जब गुणा नहीं होगा तो यह बनेगा नहीं आयतन। आयतन बनाने के लिए यहाँ पर लंबाई से गुणा करना पड़ा। अब यल ये बन गया, आयतन का सूत्र हो जाएगा। और यल का जो है गुणा यल में करेंगे तो क्या बनेगा, R बराबर रो यल का स्क्वायर, क्योंकि यल में यल का गुणा करेंगे तो यल स्क्वायर, और ये बन गया एल आपका उतर गया। अब एल किसका सूत्र है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आयतन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है। और आयतन को भी से दिखाते हैं, क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं और लंबाई को एल से दिखाते हैं। अब एल हट जाएगा और एल के जगह पर क्या रख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। और भी का नाम क्या है, तो भी का नाम आयतन है, तो यहाँ एल को हटा दीजिए। अब एल क्या बन चुका, आयतन बन चुका। एल से ऊपर नीचे गुणा करके आयतन बना लिए। अब ये बन गया आयतन, तब क्या बनेगा, R बराबर रो एल का स्क्वायर, रो एल का स्क्वायर, और एल हट जाएगा। और हट करके क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा भी का नाम क्या है, तो आयतन है। हमको आयतन नहीं चाहिए, यहाँ द्रव्यमान चाहिए। अब यहाँ आयतन का सूत्र लिखिए। आयतन का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। किसका सूत्र है, आयतन का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। अब आयतन का प्रतीक क्या है, तो आयतन का प्रतीक भी होगा, द्रव्यमान का प्रतीक यम होगा, घनत्व का प्रतीक डी होगा। अब इस भी के जगह को हटा देंगे और भी के जगह पर यम बटा भी को क्या करेंगे, भर देंगे। तो अगला लाइन क्या बनेगा, R बराबर रो एल का स्क्वायर बटा यम बटा डी हो गया। अब ये बताइए यम बटा डी कहाँ से आ गया, तो कहेंगे ये भी को हटाया गया। भी का नाम क्या है, आयतन है, और आयतन का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो यह यम बटा डी आ गया। अब डी जो नीचे है ना सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर चला गया, तो R बराबर रो डी एल का स्क्वायर बटा यम हो गया। अब समझिए यहाँ फार्मूला बन गया। अब R और L के बीच में हमको चाहिए, R L और M के बीच में चाहिए, तो R L का अनकर्मानुपाती होगा और M का क्या बन जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो R अनकर्मानुपाती L स्क्वायर बटा M बनेगा। अब कहेंगे रो डी कहाँ गया, यह जो है R L और M के पदों के अगर लेके चलेंगे तो यह अंश में है इसलिए अनकर्मानुपाती हो जाएगा, और यह हर में है इसलिए इसका कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो R अनकर्मानुपाती L स्क्वायर बटा M हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहीं से सूत्र बनाएंगे, R1 का, R2 का, R3 का सूत्र बन जाएगा। R1 का बनाएंगे तो L1 बटा M1, R2 का बनाएंगे तो L2 बटा M2, R3 का बनाएंगे तो L3 बटा M3 बन जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र क्या बनेगा, R1 समंदे R2 समंदे R3 बराबर L1 का वर्ग बटा M1, L2 का वर्ग बटा M2 और L3 बटा M3 हो जाएगा। L1 का वर्ग बटा M1, L2 का वर्ग बटा M2, L3 का वर्ग बटा M3। अब इसमें मान भर दीजिए। अब L1 का मान यहाँ देखिए 3 है तो 3 का वर्ग हो गया, M1 के सामने 1 हो गया, L2 जो है 2 है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, और L3 का मान यहाँ पर 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा, और M3 का मान 3 हो जाएगा। यह मान रख दिया गया। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9 हो जाएगा, बटा में 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 उतर जाएगा। अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 बटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 9 बटा 1, 2 बटा 1, 1 बटा 3। अब हर बराबर नहीं है, अब हर को बराबर करेंगे तो हर बराबर कैसे होगा, यहाँ से 3 से गुणा करिए, इसमें 3 से गुणा करिए, यहाँ पर 3 तो है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा होगा तो 29, 27 बटा 3, 3 से गुणा करेंगे 3 दूना
यहाँ 6/3 और यहाँ पर 3 तो है ही है, तो 3 3 3 बराबर हो गया। जब हर बराबर हो जाएगा तो इसका अनुपात क्या होगा, 3 3 खत्म हो जाएगा, ऊपर का अनुपात लिया जाएगा, क्या बनेगा 27/6/1। तो इसका आंसर क्या बनेगा 27/6/1 बनेगा। तो यह मान कहाँ से रखा गया है, तो यह मान प्रश्न में जो है लंबाई और जो है द्रव्यमान का अनुपात जो है दिया गया है, इसी मान को इसमें रखा गया है। ये सूत्र को बनाया गया है, जो है प्रतिरोध को सूत्र लेकर के लंबाई और द्रव्यमान के पदों में सूत्र बना करके मान को रखा गया है। और यहाँ हर बराबर न होने को ऐसे हर को बराबर करके, अगर हर तीनों में बराबर आ जाए तो हर को छोड़ देंगे, 27/6/1 हो जाएगा। यही इसका अनुपात हो जाएगा, R1/R2/R3 का अनुपात हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर संपर्क में दो पतले लेंस को रखना है और संयोजन की जो फोकस दूरी है उस फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करना है। तो एक एक लाइन सूत्र का निगमन बताया जाएगा, आप लोग एक एक लाइन अच्छे से सूत्र को निगमन समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दो संपर्क लेंस को बनाना रहेगा, तो यहाँ पर दो संपर्क लेंस को बना लेंगे। संपर्क का मतलब दोनों लेंस एक पास में जुड़ा रहेगा। यह दो उत्तल लेंस जो है संपर्क में रखा गया है। अब यहाँ से और यहाँ तक की अगर दूरी की बात किया जाए, पहले लेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर पहले लेंस की अगर वस्तु की दूरी क्या है तो ये u है, और ये पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी I1 पे बनेगा, तो इसे प्रतिबिंब की दूरी को ये V1 से प्रदर्शित करेंगे। और ये V1 जो है दूसरे लेंस के, अगर दूसरे लेंस की बात करेंगे तो दूसरे लेंस के ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले लेंस की बात कर रहे हैं तो पहले लेंस का मतलब यह u जो है वस्तु का काम करेगा और V1 जो है प्रतिबिंब का काम करेगा, और दूसरे लेंस से यह वस्तु का काम करेगा और यह प्रतिबिंब का काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको माना लिखना है, और माना क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना प्रथम जो लेंस है, माना प्रथम जो लेंस है उसका नाम अगर लिखना चाहे तो L1 लिख सकते हैं। माना प्रथम लेंस L1 का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पर बना है, तो प्रतिबिंब जो है I1 पर बना है। कहाँ बना है, I1 पर बनता है। कहाँ पर बनता है, I1 पर बनता है, I1 पर बनता है। और यह I1, यह जो I1 है, I1 L2 लेंस के लिए क्या बनेगा, L2 लेंस जो रहेगा, L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। और अंतिम प्रतिबिंब जो रहेगा, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अंतिम जो प्रतिबिंब है वो I पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अब एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर दो जो है संपर्क में लेंस रखा गया है, और ये वस्तु की दूरी, इसकी वस्तु की दूरी u है, लेकिन यह पहले लेंस की प्रतिबिंब दूरी क्या रहेगा, I1 पे जो है प्रतिबिंब बनेगा, और यह I1 दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले लेंस के लिए अब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और दूसरे लेंस के लिए यही पर वस्तु का काम करेगा और प्रतिबिंब का काम यह करेगा। तो अगर हम लेंस की सूत्र की बात करें तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो आपको सूत्र याद रखिएगा कि जो लेंस का सूत्र बना है 1/f बराबर होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यह सूत्र किसका है, लेंस का सूत्र होता है। अगर हम लोग L1 लेंस की बात करते हैं, L1 मतलब प्रथम लेंस, L1 प्रथम लेंस के लिए अगर बात करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर L1 प्रथम लेंस के लिए, L1 मतलब प्रथम लेंस जो है, प्रथम लेंस के लिए अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, प्रथम लेंस के लिए, तो प्रथम लेंस के लिए अगर बनाते हैं तो सूत्र क्या बनेगा,
तो यहाँ देखिए अगर प्रथम लेंस के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर 1/, यफ है तो प्रथम लेंस की फोकस दूरी को F1 से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या बनेगा 1/F1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और 1/, ये भी, तो भी का काम कौन करेगा, तो प्रतिबिंब का काम, या पहले लेंस की बात कर रहे हैं, ये प्रतिबिंब का काम करेगा और ये वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ का बनेगा V1, यह प्रतिबिंब काम हो गया, माइनस 1/U, तो U की जगह पर U ही रहेगा, बन जाएगा समीकरण नंबर, क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब इसी सूत्र में यहाँ पे रखा गया, यह F1 का मतलब प्रथम लेंस का फोकस हो गया और 1/, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया और यह वस्तु की दूरी हो गया। तो L1 प्रथम लेंस के लिए जो है समाप्त हो गया। अब इसी प्रकार अगर L2 मतलब L2 द्वितीय लेंस के लिए बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे L2 जो है, L2 दूसरी लेंस के लिए अगर बात करें तो दूसरी लेंस के लिए अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे दूसरी लेंस के लिए, तो अब दूसरी लेंस के लिए अगर बनाएंगे तो जो 1/F1 है वह बन जाएगा 1/F2, 1/, क्या बन जाएगा 1/F2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और 1/, प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या है। अब देखिए ये वस्तु का काम करेगा, अब ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। तो प्रतिबिंब का काम कौन करेगा, तो कहेंगे यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस 1/U, तो U का मतलब क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, V1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर बनेगा यह 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर समझना है, यहाँ पर प्रतिबिंब का, अगर द्वितीय लेंस की बात करेंगे तो ये वस्तु का काम करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। प्रथम लेंस के लिए बात करेंगे तो ये वस्तु का कार्य करेगा और ये प्रतिबिंब का काम करेगा। तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन वस्तु का काम कर रहा है और कौन जो है प्रतिबिंब का काम कर रहा है। अब समीकरण 2 समीकरण 3 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण जो है 2 और 3 को जोड़ेंगे, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को आपस में जोड़ दीजिए। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, तीनों 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर, अब जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1/F1, 1/, क्या बन जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा। और समीकरण 1 में क्या है 1/V1 माइनस 1/U, अब प्लस यहाँ पर जाएगा 1/V माइनस 1/V1, यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण 1 हो गया और यह बन गया समीकरण 2 हो गया। यह समीकरण 1 है, समीकरण 2, यहाँ ध्यान दीजिए 1 नहीं, मतलब समीकरण 2 और ये समीकरण 3, 2 और 3 को जोड़ना है। तो ये 2 और 3 जोड़ रहे हैं, यह 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये 2 और 3 को जोड़ा गया तो जोड़ने पर जो कटने वाला है कट जाएगा, 1/V1 से 1/V1 कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1/F1 बचेगा प्लस 1/F2 बचेगा, बराबर, और यहाँ क्या बचेगा 1/V माइनस 1/U बचेगा। और यहाँ पर देखेंगे 1/V माइनस 1/U ये किसका सूत्र है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से अगर क्या बनता है तो लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ मान बन गया। तो समीकरण 1 में ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ देख लीजिए क्या बना है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, यह बन गया समीकरण नंबर 1। अब 1/V माइनस 1/U को क्या करेंगे, हटा देंगे और यहाँ समीकरण नंबर 1 का मान रख लेंगे और यही जो है सूत्र का निगमन हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 और बराबर क्या हो जाएगा 1/F हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गया और यही संपर्क में जो है फोकस दूरी का सूत्र का निगमन हो गया। फोकस दूरी का सूत्र का निगमन क्या बनेगा, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F होता है। यह क्या है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस का फोकस दूरी का यह सूत्र का निगमन किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर 1 समीकरण नंबर 1, 2 और 3 जो समीकरण बनाया गया आप लोगों को समझ में आया गया होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना 2 और 3 को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो कट जाएगा तो बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा और यही क्या बन जाएगा, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों का फोकस दूरी का सूत्र का निगमन हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर जो दिया गया कार्यफलन 4.0 मतलब इसको 4 ही पढ़ा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्यफलन है। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या मान दिया, पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने में यहाँ प्रश्न में किसका किसका मान दिया है पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कार्यफलन दिया गया है, कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कार्यफलन को W से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ W का जो मान दिया गया है 4, यहाँ लिखेंगे W
W बराबर क्या दिया है 4.0, इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा जाएगा और यहाँ W बराबर हो जाएगा 4 उतर जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना पड़ेगा, 16 चौको क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा, इसका मतलब 6.4 गुणे 10 के पावर -19 जूल हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्य जो फलन दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया था तो इसको बदलना पड़ेगा जूल में। और यहाँ आवृत्ति को यहाँ पर कितना दिया है तो आवृत्ति इसको गामा बोला जाएगा 3 गुणे 10 के पावर क्या है 15 जो है हर्ट्ज दिया गया है, हर्ट्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगला मान जो है क्या पूछा गया है तो अधिकतम वेग पूछा गया है, तो यहाँ पर भी मैक्स बराबर पूछा गया, भी मैक्स मतलब अधिकतम वेग पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। अब यहाँ पर फार्मूला लागू करेंगे और यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा तो यहाँ पर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ई के बराबर क्या होता है, ई के मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है तो यहाँ पर फोटॉन की ऊर्जा माइनस जो है कार्यफलन होता है, फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन के अंतर को अधिकतम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ई के का सूत्र क्या होता है तो ई के का सूत्र याद रखेंगे 1/2 mv² मैक्स, इसका कहा जाता है अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv² मैक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ लिखेंगे h गामा माइनस W हो जाएगा। अब यहाँ पर मान को भरेंगे, अब यहाँ पर तो 1/2 उतर जाएगा। m का मान क्या है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg है, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। और यहाँ पर वेग पूछा जा रहा है तो वेग मतलब यहाँ पर हो जाएगा v² मैक्स हो जाएगा, v² मैक्स बराबर। और h का मान कितना होता है तो h का मान याद रखेंगे 6.6, क्या था 6.6 गुणे यहाँ लिखेंगे 6.6 गुणे 10 के पावर -34 होता है h का मान। और ये गामा का मान प्रश्न में दिया है गुणे 3 गुणे 10 के पावर 15, यह हो गया h गामा माइनस कार्यफलन का मान क्या है 6.4 गुणे 10 के पावर -19, यह कार्यफलन का मान हो गया। तो यहाँ पर जो मान भरा गया है एक बार समझेंगे 1/2 हो जाएगा, यह यम का मान है, यह मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और ये भी मैक्स पूछा जा रहा है प्रश्न में। और ये एच का मान प्लांक नियतांक का मान हो गया। और ये गामा आवृत्ति जो दिया गया उसका मान हो गया। और यह कार्यफलन W का मान हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा तो अगला स्टेप क्या बनेगा 1/2 उतर जाएगा और यहाँ लिखेंगे गुणे 9.1 गुणे 10 के पावर क्या है -31 है और यहाँ लिखेंगे v² मैक्स है, इसको नोट कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 66 का गुणा 3 में कर देंगे तो 66 3 198, एक स्थान दशमलव लगा दीजिए 19.8 गुणे 10 के पावर 15 में से 34 चला जाएगा तो 15 में से 34 जाएगा 10 के पावर -19 -6.4 गुणे 10 के पावर -19। अब इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो क्या बनेगा 1/2 गुणे 9.1 गुणे 10 के पावर -31 v² मैक्स उतर जाएगा बराबर। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे 19.8 में से 6.4 घट जाएगा तो ये बनेगा 13.4 गुणे 10 के पावर -19 घात। और ये जो 2 है यह भाग है तो भाग है 2 को उधर भेज देंगे तो 2 उधर चला जाएगा तो ये गुणा बन जाएगा। तो क्या बनेगा 9.1 गुणे 10 के पावर -31 v का स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणे 13.4 गुणे 10 के पावर -19। यह 13.4 कहाँ से आ गया 19.8 गुणे 10 के पावर -19 में से 6.4 गुणे 10 के पावर -19 को घटा देंगे तो ये 13.4 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। और ये 2 कहाँ से आया क्योंकि यह भाग है तो भाग है तो इधर आकर गुणा बन जाएगा। और गुणा बनने के बाद से अब इसको नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर v का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा मैक्स बराबर हो जाएगा v² मैक्स बराबर, यह नीचे का होगा 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 4 दूनी यह हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2 एकन्नम 2, मतलब यह हो गया 26.8 गुणे 10 के पावर -19 और ये पूरे का बटा हो जाएगा। और ये नीचे जब जाएगा 9.1 क्या हो जाएगा नीचे जाने पर 9.1 गुणे 10 के पावर क्या होगा -31, यह मान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 नीचे
चला जाएगा। अब दशमलव देखेंगे, यहाँ का दशमलव और यहाँ का दशमलव आपस में क्या है, बराबर है। अब इसका दशमलव को हटा सकते हैं, दशमलव हट जाएगा तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर v स्क्वायर मैक्स बराबर, अब कितना आ जाएगा 2 पर जो दशमलव हटने के बाद 268 गुणे 10 के पावर क्या है -19 था और ये 31 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा +31 हो जाएगा पूरे का बटा, और नीचे क्या बनेगा जो है 91 हो जाएगा। अब 31 में से 19 घात को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 31 में से जब 19 घात घट जाएगा तो ये बचेगा +12 घात बचेगा, और यहाँ पर 91 से जो है 268 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, अब इसी में लगा देते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे यहाँ पर v स्क्वायर मैक्स बराबर हो जाएगा, और ये भाग देंगे तो आएगा 2 दशमलव, क्या आएगा 2.94 गुणे 10 के पावर, अब 2.94 गुणे 10 के पावर। अब यहाँ 31 में से 19 निकल गया तो कितना घात बचेगा, 12 घात बचेगा। अब ये 2 घात इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, v मैक्स बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या बनेगा, अंडर रूट 2.94 गुणे 10 के पावर 12 घात। अब इसमें से बाहर कर लीजिए, v मैक्स बराबर हो जाएगा, जब इसको बाहर करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर वर्गमूल जब निकालेंगे, भाग विधि वर्गमूल प्रयोग कर लीजिएगा, तो भाग विधि का वर्गमूल जब प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा 1.71 आ जाएगा, और गुणे 10 के पावर ये 12 घात है तो बाहर आएगा तो 6 घात हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे बेग है तो बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो v मैक्स का मान कितना आ गया, 1.71 गुणे 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो सूत्र लागू किया गया और जो गुणा किया गया और भाग किया गया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।